हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि अगर हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो क्या-क्या हमें जो बेसिक पॉइंट हैं रिलेटेड टू हमारे स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग की इनकम, जैसे ये हमारा कैपिटल गेन हो गया, हमारा स्पेकुलेटिव यानी कि ट्रेडिंग जो हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर जो हमारा एफ-एंड-ओ की ट्रेडिंग है, उससे रिलेटेड क्या-क्या हमें बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए जिससे जिस जो हमारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में हेल्प करे। तो देखिए यहाँ पे 2 केस हो सकते हैं। पहला केस हो सकता है या तो आप अपना रिटर्न किसी प्रोफेशनल से फाइल करवाएँगे, प्रोफेशनल एज़ इन किसी सीए से या फिर किसी लॉयर से अपना रिटर्न फाइल करवाएँगे। तो वो आपको ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बता देगा क्या चाहिए हो, कैसे चाहिए होगा। मैं भी यहाँ पे आपको थोड़ी और हेल्प कर दूँगा तो आपका जो क्लैरिटी है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बट ये वीडियो जो हमारा स्पेसिफिक है वो हमारा इस पॉइंट्स के लिए है, फाइल रिटर्न ऑन योर ओन। अगर आप अपना रिटर्न खुद से फाइल करते हैं तो क्या आपको कौन-सा आईटीआर फॉर्म आपको एप्लीकेबल होगा बेस्ड ऑन योर ट्रेडिंग इनकम, कैपिटल गेन इनकम, वो सब हम इस वीडियो में यहाँ पे देखेंगे। अब सबसे पहले आप अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो सबसे पहले आपके मन में आएगा कि डाउट ये आएगा कि मुझ पे ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं है। ऑडिट एप्लीकेबल होगा, उसका जो सोल क्राइटेरिया होता है हमारा वो यहाँ पे होता है टर्नओवर कैलकुलेशन का। सबसे पहले यहाँ पे हम टर्नओवर कैलकुलेशन मेथड समझेंगे, उसके बाद हम ऑडिट एप्लीकेबिलिटी समझेंगे। टर्नओवर कैलकुलेशन मेथड देखिए यहाँ पे मैं आपको लाइव एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करूँगा। टर्नओवर कैलकुलेशन मेथड 2 तरीके का होता है हमारा। या तो हमारी ये स्क्रिप बेस्ड होगा, स्क्रिप यानी कि 1 साल में आपने उस स्क्रिप में जितनी ट्रेडिंग करी होगी उसका समेशन करके टर्नओवर निकलेगा। दूसरा हो सकता है हमारा ट्रेड वाइज़, जैसे आपने किसी एक स्क्रिप्ट में 10 बार ट्रेड ली, उन 10 का समेशन करके जो हमारा टर्नओवर आएगा, वो हमारा टर्नओवर माना जाएगा। जो ज़्यादा सही मेथड होता है, जो मैंने आज तक फॉलो किया, वो है हमारा ट्रेड वाइज़ टर्नओवर। देखिए, अब यहाँ पे आपकी शेयर मार्केट से 4 तरीके की इनकम हो सकती है एक्सेप्ट डिविडेंड, जो हमारी अदर इनकम में जाती है। या तो कैपिटल गेन होगा, ये वो आएगा आपका जब आप डिलीवरी ट्रेडिंग करेंगे, यानी कि आप शेयर्स को कुछ दिन होल्ड करेंगे। उसके अलावा हमारा 3 जो होते हैं, हमारे इंट्राडे हो गया, फ्यूचर हो गया, ऑप्शन हो गया। ये 3 हमारे यहाँ पे टर्नओवर में टर्नओवर की कैटेगरी में कैलकुलेट होते हैं। इन 3 को हम अपना बिज़नेस इनकम मानते हैं। अब देखिए इनका हम कैसे इसका हम टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं। मैं यहाँ पे ट्रेड वाइज़ टर्नओवर आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए हमारे सबसे पहले है इंट्राडे यहाँ पे। इंट्राडे में मैंने यहाँ पे लिख रखा है बोथ प्रॉफिट एंड लॉस। फ्यूचर्स में भी सेम लिख रखा है मैंने बोथ प्रॉफिट एंड लॉस। ऑप्शन में हमारा थोड़ा डिफरेंट है, बोथ प्रॉफिट एंड लॉस प्लस सेल ऑफ ऑप्शंस। अब यहाँ मैं आपको लाइव एग्ज़ाम्पल लेके एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक एसएससी है जिनका रिटर्न मैंने लास्ट ईयर फाइल किया था। इनका टर्नओवर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इनका एफ-एंड-ओ का टर्नओवर था, हमारा ऑप्शंस का टर्नओवर 81 लैक्स था और फ्यूचर्स का हमारा टर्नओवर 11 लैक्स था। तो अराउंड इनका 90-95 लैक्स टर्नओवर हमारा पिछले साल जा रहा था। इस साल और ज़्यादा चला गया होगा, मैंने इनका रिटर्न फाइल किया था। अगर आप मुझसे अपना रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपका रिटर्न ईज़िली फाइल कर दूँगा, सारे डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पे कर दूँगा। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले हमारा टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होता है। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे मैंने इसको पीरियड ऑफ होल्डिंग को कलर कर रखा है। यहाँ पे देखिए जैसे 16, 10, 10 और यहाँ पे आके 0 लिख के है। 16 का मतलब हमने डिलीवरी ट्रेडिंग करी है, यानी हमने 8 शेयर खरीदा, उसके 16 डेज़ बाद हमने उसको सेल किया है। यहाँ पे 0 का मतलब है हमने सेम डे खरीदा और सेम डे बेचा। तो ये डिफरेंस हो गया हमारा जो है डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे। इंट्राडे का टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होता है वो देखिए अब आप। ये देखिए इसमें यहाँ पे प्रॉफिट वाली लाइन जो है इसमें है 16.5, यहाँ पे 16.5, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट हुआ, हमने जो खरीदा माइनस जो बेचा, उसका जो डिफरेंस है हमारा, वो हमारे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पे जो एक देखने वाली बात है वो ये है, यहाँ पे देखिए जैसे हमारे ये नेगेटिव आया, यानी कि इस ट्रेड में हमें यहाँ पे नुकसान हुआ। नुकसान हुआ तो भी यहाँ पे हमारा इसको यहाँ पे टर्नओवर माना गया है। यानी कि टर्नओवर इंट्राडे के केस में क्या होता है, इंट्राडे के केस में प्रॉफिट आया प्लस जो लॉस आया, दोनों को जोड़ के जो फिगर बनती है हमारी, वो हमारा इसमें टर्नओवर माना जाता है। ये हमारा ट्रेड वाइज़ है। ट्रेड वाइज़ देखिए हमने यहाँ पे एक शेयर है जिसमें इतनी बार यहाँ पे ट्रेड किया है। ये हमारा इंडिविजुअल ट्रेड वाइज़ हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर ये हम स्क्रिप्ट वाइज़ चलते हैं तो इसमें हम सारे बाय वैल्यू मिला लेते हैं इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की, और सारे जो सेल वैल्यू है इस स्क्रिप्ट की वो मिला लेते हैं, और उसमें जो हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता उसको हम इस स्क्रिप्ट का टर्नओवर मानते हैं। वो हमारा स्क्रिप्ट वाइज़ मेथोडोलॉजी हो जाती। ये हमारी ट्रेड वाइज़ हो रही है। ट्रेड वाइज़ फिर से मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, ये हमारा एब्सोल्यूट टर्म्स में प्रॉफिट है और इसको हम लेते हैं यहाँ पे ये। तो दोनों को यहाँ पे मिला के देखिए। अब जैसे इन 2 ट्रेड्स को मैं देख रहा हूँ, इन 2 ट्रेड्स में हमारे एक में 1581 का प्रॉफिट है, एक में 1365 का लॉस है। दोनों को यहाँ पे मिला के जो हमारा टर्नओवर आ रहा है वो यहाँ पे देखिए 2946 का हमारा टर्नओवर यहाँ पे बन रहा है। तो अब आप हो सकता है यहाँ पे समझ गए होंगे कि हमारा
इंट्राडे में टर्नओवर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये हमारे यहाँ पे खत्म हो गया। इसके बाद देखिए एफ&ओ में कैसे कैलकुलेट होता है। एफ&ओ में फ्यूचर्स का अलग होता है और ऑप्शंस का अलग होता है। फ्यूचर्स का मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा मैंने सेम इंट्राडे का बताया, सेम टू सेम आपका फ्यूचर्स का होगा। देखिए बैंक निफ्टी फ्यूचर यहाँ पे था। इसका देखिए ये हमारा जो हमारा प्रॉफिट हुआ है 4188, वही हमारा सेम यहाँ पे आ गया। इसमें देखिए यहाँ पे 1642 का लॉस है, वो भी हमारा टर्नओवर में आ गया। दोनों इसमें भी हमारी ये एब्सोल्यूट टर्म्स में हमारे प्रॉफिट या लॉस को लेके वो हमारा टर्नओवर बनता है। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शंस का टर्नओवर आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे लोग बहुत कंफ्यूज कभी-कभी हो जाते हैं। ऑप्शंस का जो हमारा टर्नओवर है, देखिए यहाँ पे जैसे अब ये हमारे ऑप्शंस की फिगर्स आ रही हैं। इसमें देखिए क्या होता है। इसमें हमारा होता है, अभी तक तो हम एब्सोल्यूट टर्नओवर ले रहे थे, उसको तो हमें लेना ही लेना है। जैसे देखिए 850 का यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हुआ, इसको तो हमें लेना ही लेना है। प्लस 11,000 जो हमने सेल किया, ऑप्शन जब हमने सेल किया उस टाइम पे जो हमें मिला, उसको जो हमने, जैसे देखिए ये हमारा क्या आ रहा है, सेल वैल्यू आ रही है। ये हमारी सेल वैल्यू आ रही है। इसको हमने 11,705 पे इसको सेल किया हमने, प्लस 850 का प्रॉफिट हुआ। तो जो हमारा प्रॉफिट या लॉस का एब्सोल्यूट टर्म प्लस जो हमें सेल के टाइम पे, उससे सेल का मतलब ये नहीं हमने पहले सेल कर दिया बाद में बाय, वो वाला सेल नहीं। यहाँ पे सेल मतलब हमारी जब हमने उस पोजीशन को क्लोज किया, उस पोजीशन को क्लोज करने पे जो पैसा हमारे पास आया वो, और उसमें जो हमारा प्रॉफिट या लॉस उस ट्रेड में हुआ होगा, यानी कि हमने 11,705 पे इसको बेचा, मतलब इससे हमने इस ट्रेड से एग्जिट किया, प्लस जो हमारा 850 का यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस उसमें हो रहा था, उन दोनों को मिला के जो यहाँ पे बन रहा है, देखिए 12,555, वो हमारा यहाँ पे हमारा टर्नओवर यहाँ पे माना जा रहा है। जैसे देखिए अब यहाँ पे ये लॉस हो रहा है, ये देखिए लॉस हुआ हमारा, इसमें भी हमारे ये पुट ऑप्शन था, इसमें देखिए अब हमने एग्जिट किया, तो इसको मैं लगा देता हूँ जरा एक एब्सोल्यूट फॉर्मूला। ये हमने एब्सोल्यूट लगा दिया, प्लस जो हमारी सेल के टाइम पे हमारी ये वैल्यू मिली थी, दोनों मिला के 16,120, वही हमारा देखिए यहाँ पे टर्नओवर आ रहा है। तो अब यहाँ पे हो सकता है आपको टर्नओवर की पूरी क्लैरिटी आ गई होगी कि कैसे हमारा इंट्राडे, हमारा कैसे फ्यूचर्स, हमारा कैसे ऑप्शंस, तीनों का हमारा कैसे कैलकुलेट होता है। देखिए इंट्राडे मैंने भी बताया, बोथ प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का सम करके हमारा आ जाएगा। फ्यूचर्स में भी हमारा ऐसे ही होगा। ऑप्शंस के केस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है हमारा, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस प्लस सेल ऑफ ऑप्शन जो हमारे उस टाइम पे हमें मिलता है प्राइस, उसको हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। ये हो गया हमारा टर्नओवर कैलकुलेशन। अब आप ऐसे अपना, ये जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये यहाँ पे देखिए इन्होंने हमारा जो है वो शॉर्ट टर्म में काम किया था, इंट्राडे में काम किया था। अब जैसे यहाँ पे इंट्राडे में देखिए ये हमारा आ रहा है, ये हमारा स्क्रिप्ट वाइज आ रहा है। देखिए एक एक स्क्रिप्ट का यहाँ पे उन्होंने टोटल बाय वैल्यू, टोटल सेल वैल्यू और उसका डिफरेंस करके यहाँ पे उन्होंने इसका टर्नओवर कैलकुलेट किया। ये हमारा जेरोधा का है। देखिए यहाँ पे जेरोधा में ऐसे देते हैं, जेरोधा सबसे मतलब सही, जो जितने भी मैंने बनाए, एंजल ब्रोकिंग, जेरोधा, सबका बनाया जितने का भी मैंने अब स्टॉक्स का, सबसे सही मुझे जो लगा वो जेरोधा का ही ये फॉर्मेट लगा। ये देखिए अब इनका यहाँ पे आ गया, ये था, और इन्होंने करेंसी में भी काम किया था, इन्होंने यहाँ कमोडिटी में भी काम किया था। कमोडिटी में भी वैसे ही होता है, देखिए बाय और सेल वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है, फ्यूचर्स हैं क्योंकि ये, तो इसका जो टर्नओवर यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन टर्नओवर मैं आपको बता देता हूँ। टर्नओवर इसका भी जो हमारा होगा, वो रियलाइज्ड पीएल को एब्सोल्यूट टर्म्स में लेके हमारा टर्नओवर माना जाएगा। अगर आपने इसमें भी काम किया होगा तो ये भी ऐसे ही कैलकुलेट होगा। हमारा जो फ्यूचर्स है, इसका हमारा जो करेंसी का है, वो भी हमारा ऐसे ही कैलकुलेट होगा। ये लॉस है हमारी, एब्सोल्यूट टर्म्स में होके हमारा प्रॉफिट जो है वो माना जाएगा। तो इसका जो हमारा जो होगा टर्नओवर, वो इन सब का समेशन होगा, इन सब का, और इसका जो है वो हमारा प्लस करके जो माना जाएगा, वो हमारा टोटल ये आएगा यहाँ पे टर्नओवर। तो हो सकता है यहाँ पे आपको ये सब क्लियर हो गया टर्नओवर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट केस आता है कि अब हमारा टर्नओवर कैलकुलेट हो गया, अब हमारा ऑडिट एप्लीकेबल है हमारे ऊपर या नहीं है। यहाँ पे अब देखिए आप, ऑडिट आपके ऊपर 2 केसेस में एप्लीकेबल हो सकता है। अगर आपका टर्नओवर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, टर्नओवर आप खुद से भी अपना टर्नओवर कैलकुलेट कर सकते हैं। टर्नओवर अगर आपका 10 करोड़ से ज़्यादा है प्रीवियस ईयर में, सिंपल टर्नओवर अगर आपका 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो आप पे ऑडिट एप्लीकेबल हो रहा है, व्हाटएवर द सर्कमस्टांसेस आर। चाहे आपने बुक्स मेंटेन की हैं, चाहे बुक्स मेंटेन नहीं की हैं, आप पे ऑडिट एप्लीकेबल होगा। केस 2, अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, टर्नओवर 10 करोड़ से कम है और आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, ये हमारी होती है। ये जो मैं सेकंड केस डिस्कस कर रहा हूँ, इस पे लोगों के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं। ये सोनली मेरा व्यू है, माइट बी पॉसिबल मैं गलत हूँ, बट जो मुझे लॉ की अंडरस्टैंडिंग लगी वो यही निकल के आती है कि ये जो मैं केस बता रहा हूँ बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। इसमें देखिए अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से कम है
और आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन आईटीआर 4 अगर आपने फाइल किया है प्रीवियस ईयर में और आप उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं, यानी कि आप जो अपना प्रॉफिट है वो 6% ऑफ टर्नओवर से कम डिक्लेयर कर रहे हैं। यानी कि मान लीजिए अगर आपका टर्नओवर हमारा आ रहा है 1.5 करोड़ का टर्नओवर आ रहा है और उसका 6% यानी कि 9 लाख, अगर उससे कम प्रॉफिट आप डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, मतलब आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से बाहर आना चाह रहे हैं, तो आप पे यहाँ पे ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी, प्रोवाइडेड आपकी जो यहाँ पे टोटल इनकम है, टोटल इनकम यानी कि आफ्टर कंसीडरिंग डिडक्शंस ऑफ जो आपकी 80C की डिडक्शंस होती हैं, बेसिक डिडक्शन हम मानते हैं जिनको हम पीपीएफ में पैसा लगाते हैं, वो सब जो हमारी डिडक्शंस कंसीडर करने के बाद है, अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे आप पे ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। इसमें मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, थोड़ा आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा। एग्जांपल ये कि टर्नओवर अगर आपका मान लीजिए जिस साल का हम बात करें उस साल में अगर आपका टर्नओवर 8 करोड़ से और लास्ट ईयर आपने आईटीआर 4 नहीं फाइल किया, यानी आपने 44 एडी जो है हमारा सेक्शन उसको क्लेम नहीं किया है। 44 एडी हमारा कहता है कि आप टर्नओवर का 6% या 8%, 6% अगर आपकी सारी रिसिट या पेमेंट बैंक से है और 8% अगर कैश में है, उतना प्रॉफिट डिक्लेयर कर दीजिए, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने लास्ट ईयर में इसको नहीं लिया है, यानी कि आपने आईटीआर 1 आईटीआर 2 फाइल किया है, कोई भी और आईटीआर फाइल किया है, जैसे आपकी सैलरी से इनकम थी और आपने आईटीआर 1 फाइल किया होगा और इस साल आपका टर्नओवर 8 करोड़ है, तो इस साल आपको ऑडिट नहीं करवाना है क्योंकि आप 44 एडी में नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट ईयर भी मान लीजिए इसके बाद भी आप अगर क्लेम अगले साल भी आपका टर्नओवर मान लीजिए 6 करोड़ का बनता है, तो भी आपको ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा, प्रोवाइडेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके दोनों साल में मेंटेन होनी चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होना होना चाहिए, उसमें हमारी जो आपकी 31 मार्च की बैलेंस शीट है, पीएल है, वो आपका मेंटेन होना चाहिए। अब हमने यहाँ पे देख लिया कि ऑडिट हमारे ऊपर कब एप्लीकेबल हो सकता है। अगर टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, दोबारा मैं बता रहा हूँ, टर्नओवर 10 करोड़ से कम है और हमने जो है प्रीवियस ईयर में आईटीआर 4 फाइल नहीं किया है, यानी 44 एडी क्लेम नहीं किया है, तो इस साल आप पे ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने 44 एडी फाइल किया है और इस साल आप 6% से कम प्रॉफिट दिखा रहे हो, अगर 6% प्रॉफिट दिखा रहे हो या उससे ज़्यादा दिखा रहे हो, देन इट इज़ फाइन। अगर उससे कम आप प्रॉफिट दिखा रहे हो और आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख से ऊपर है, तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। ये आ गई आपकी ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारा टर्नओवर क्या आ गया, हमारा जो है ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं है। मान लीजिए हमारा टर्नओवर इतना नहीं है कि हम पे ऑडिट एप्लीकेबल हो रहा है और हम रिटर्न खुद फाइल कर रहे हैं, तो अब जो हमें बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए होंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप AIS TIS सिस्टम एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट सॉरी और टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, ये दो आपको इनकम टैक्स की साइट से मिल जाएंगे। सबसे पहले आप इसमें चेक करिए कि आपकी क्या क्या इनकम उस शीट में गवर्नमेंट के पास है, जो गवर्नमेंट आपको कह रही है कि हमारे पास आपकी ये सारी इनकम है, आप इनसे देख के अपना रिटर्न आपको फाइल करने में बेनिफिट होगा। और अपना 26S ये सबको पता है, 26S कोई भी हमारे TDS TCS कटता है या कोई भी हमारी स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन होती है जैसे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ लैंड, वो हमारे 26AS में आ जाता है। बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे AIS TIS है। ये आपको इनकम टैक्स की साइट पर लॉग इन करने के बाद सर्विसेज की टैब में जाके वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वो आप डाउनलोड करिए। उसमें देखिए हो सकता है आपकी एफडी की इनकम आ रही हो, वहाँ पे आरडी की इनकम आ रही हो, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें अब लोगों के AIS TIS में आ रही हैं। जो भी आपका कैपिटल गेन होगा, आपने कोई भी शेयर बाय सेल डिलीवरी वाले, ओनली डिलीवरी वाले, इंट्राडे वाले नहीं आएंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन भी नहीं आएंगे, केवल AIS TIS में आपके डिलीवरी वाले आएंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर उसमें कम चीज़ें आ रही हैं तो ये नहीं कि आप कम चीज़ें भेजेंगे रिटर्न में, आपको जो बिल्कुल सही फिगर है वो भेजनी है अपने रिटर्न में। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपना AIS TIS चेक करिए। उसके बाद आपके पास जो अगला डॉक्यूमेंट होना चाहिए, अगर आप सैलरीड पर्सन है फॉर्म 16, अगर आप नॉन सैलरीड हैं, आपका कहीं और भी TDS डिडक्ट हुआ है जैसे, तो फॉर्म 16A आपके पास होना चाहिए। बैंक पासबुक होनी चाहिए जिससे आपका डिविडेंड जो आपके बैंक में क्रेडिट हुआ होगा, डिविडेंड जो हमारा हम भेजते हैं वो हम क्वार्टरली, जैसे हमारा एडवांस टैक्स की ड्यू डेट्स के हिसाब से हमें डिविडेंड वहाँ पे बना के देना होता है शेड्यूल में कि हमारा किस पीरियड में कितना डिविडेंड हमें मिला, ताकि जो हमारी एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन है उसकी फिजिबिलिटी हो जाए। तो बैंक पासबुक हमारा डिविडेंड पर्पज़ के लिए, इंटरेस्ट पर्पज़ के लिए, बैंक का जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है उस पर्पज़ के लिए आपके पास होनी चाहिए। लोन सर्टिफिकेट हमारा बैंक से मिल जाता है, जैसे कि हाउसिंग लोन आपने लिया होगा इसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। एजुकेशन लोन अगर आपने लिया होगा उसकी भी डिडक्शन आपको इनकम टैक्स में मिल जाएगी। एजुकेशन लोन की केवल और केवल इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी।
इन्वेस्टमेंट डिटेल ये हमारा जैसे 80C में हम पीपीएफ में या फिर शेयर्स में हम पैसा लगा देते हैं, वो हमारा कोई भी हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ली होती है एलआईसी से, या हमने हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम लिया होगा, वो हमारे यहाँ पे आ जाता है। वो सारी बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स आपके पास पर्टिकुलर एक, जिसको हम कह सकते हैं कि शेयर्स और इससे एफेंडो से रिलेटेड क्या होनी चाहिए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो है वो हमारा काम इससे हो जाता है, टैक्स पीएल, टैक्स पी-एंडल। ये जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक टैक्स पी-एंडल ही है, जो यहाँ पे है। इसमें देखिए पूरा हमारा सब डिटेल आ गई है, हमारी जो हमारी इक्विटी की है, यहाँ पे हमारी, इसमें देखिए एफेंडो की हमारी यहाँ डिटेल आ जाती है, हमारी करेंसी की डिटेल आ जाती है, इसमें हमारी कमोडिटी की डिटेल आ जाती है। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स हमारी इस टैक्स पीएल में आ जाती हैं। ट्रेड रिपोर्ट, अगर कोई टैक्स पीएल में कुछ रह जाता है तो ट्रेड रिपोर्ट या टैक्स पीएल बात एक ही होती है, ट्रेड रिपोर्ट, बट फिर भी आप साथ में रखिए, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी रहती है। लेजर स्टेटमेंट हमारा जो हमारा, जैसे आपका ज़ेरोधा का लेजर है, शेर खान का लेजर है, वो जो लेजर है वो आपके पास होना चाहिए, पूरा ओपनिंग बैलेंस से लेके क्लोजिंग, क्योंकि उसमें कभी-कभी ऐसा होता है डिविडेंड हमारा उसी लेजर में आ जाता है, तो वो हमारी इनकम अदरवाइज रिटर्न में भेजने से रह जाएगी। तो लेजर स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए। होल्डिंग स्टेटमेंट ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जैसा हमने यहाँ पे देखा कि आप ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आप यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट, इस वाले केस में आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं तो आप पे ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। अब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का मतलब है कि आप 31 मार्च को अपनी बैलेंस शीट इनकम टैक्स रिटर्न में शो कर सकते हैं। हमें भेजनी नहीं होती है लेकिन हम शो कर सकते हैं। हमें बना के भेजनी पड़ सकती है, हम अगर आईटीआर 2 आईटीआर 3 जैसे हम फाइल करते हैं, आईटीआर 4 में हम क्योंकि नो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन वाले उसमें भेजते हैं तो हमें उसमें जरूरत नहीं पड़ती है, बट आईटीआर 2 आईटीआर 3 में जरूरत पड़ जाती है। उसके हिसाब से हमारी जो 31 मार्च की होल्डिंग स्टेटमेंट है कि हमारे कितने शेयर्स थे, उनकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, उसके लिए हमें जो होल्डिंग स्टेटमेंट है 31 मार्च की उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो आप कहीं भी किसी से भी भरवाने जाते हैं अगर अपना रिटर्न, या जैसे आप मुझे भेजते हैं अपना रिटर्न भरवाने के लिए, तो आप ये 4 चीज़ें प्लस ये जो बेसिक डॉक्यूमेंट है इतना आप भर के किसी को भी भेजेंगे, देन ही विल प्रोसेस योर रिटर्न। अब इसके बाद देखिए आपके पास यहाँ आप खुद से जैसे मान लीजिए रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आ गए, टर्नओवर आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि आपको कौन सा आईटीआर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने इसको और क्लेरिफाई कर दिया है। अगर आप इनकम टैक्स की साइट पे या कहीं और किसी आर्टिकल में पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो डाउट्स आएँगे, बट यहाँ पे मैंने इसको बहुत ही क्लैरिफ़ाई वे में यहाँ पे बताया। मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल भी लिए हैं, वो और आपको ज़्यादा क्लैरिफ़ाई करेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर आपकी इनकम फ्रॉम एफ&ओ है, इंट्राडे जो हमने अब अपने पीछे देखी बिज़नेस इनकम, अगर वो नहीं है, तो आप आईटीआर 2 फाइल करें। अगर वो है तो आईटीआर 3 फाइल होगा। यहाँ पे जब हम अपना रिटर्न भरने जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले वो पूछता है आप कौन-सा आईटीआर फाइल कर रहे हैं, आईटीआर 1, 2, 3, 4, तो वहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक कंडीशन और है, प्रोवाइडेड नॉट ऑप्टिंग फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, यानी जो 44 एडी वाला सेक्शन है उसको आप ऑप्ट नहीं कर रहे हो, यानी कि आप अपने जो ये हमारी बिजनेस इंटरडे का हमारा जो टर्नओवर है उसका 6% प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं करना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि जो हमारी एक्चुअल फिगर है वो हम अपने इनकम टैक्स रिटर्न में भेजें। तो यहाँ पे हम जब इसको ऑप्ट नहीं करेंगे तो हम पे आईटीआर 3 एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आप पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हो, जैसे आप यहाँ पे इंडिविजुअल में काम कर रहे हो तो आप पे ये एप्लीकेबल होगा। अगर आप फर्म में काम कर रहे हो, पार्टनर हो, जैसे 2 लोग मिलके फिर एक शेयर ट्रेडिंग उन्होंने ऐप खुलवा लिया फर्म के पेन से, तो उसमें आईटीआर 5 एप्लीकेबल होगा। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल थोड़े आपको दे देता हूँ, जिससे हमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सैलरीड पर्सन है और आप एफ&ओ में डील कर रहे हो, तो आप पे लगेगा आईटीआर 3। अगर आप सैलरीड पर्सन हो और एफ&ओ में डील कर रहे हो और इंट्राडे भी कर रहे हो, तो भी आपको आईटीआर 3 ही लगेगा। आप सैलरीड पर्सन और इंट्राडे तो भी आईटीआर 3 जा रहा है, क्योंकि देखिए ये सारी जो है हमारी, ये सारी बिजनेस इनकम जो भी मैंने एक पोर्शन में आपको टर्नओवर कैलकुलेशन बताई थी, वो यहाँ पे लग रहा है। ये मोस्ट ऑफ द पीपल के केस में ये हो सकता है, जो ये वाला पॉइंट है हमारा सैलरीड पर्सन है, आप सैलरी को हटा सकते हैं। आप केवल ये देख सकते हैं कि आप डीलिंग इन एफ&ओ है, डीलिंग इन एफ&ओ प्लस इंट्राडे। सैलरीड मैंने क्यों इसलिए रखा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन सैलरीड ही हमारे जो रिटर्न फाइल कर रहे होंगे। इसकी वजह से मैंने सैलरी को एक बेस मान लिया यहाँ पे। अदरवाइज आप सैलरी को हटा सकते हैं, बट हमारा ये चेंज नहीं होगा। आपको ये नहीं हटाना है वरना फिर हमारा फॉर्म चेंज हो जाएगा। तो सैलरीड पर्सन प्लस डीलिंग एंड एफ&ओ प्लस इंट्राडे प्लस डिलीवरी बेस्ड, अगर आप सारी चीज़ें कर रहे हैं तो आप आईटीआर 3 फाइल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप केवल और केवल सैलरीड पर्सन है और डिलीवरी बेस्ड में ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी आप इसमें एफ&ओ में इंट्राडे में नहीं करते हैं, तो आप पे
ITR 2 एप्लीकेबल होगा। डिलीवरी बेस्ड यानी कि आपने शेयर एटलीस्ट जो हमारे यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 ऐसे कुछ भी लिख के आना चाहिए। अगर 0 लिख के आ रहा है हमारा, तो हम मान लेंगे ये हमारा इंट्राडे है। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे 10 16 लिख के आ रहा है हमारा, तो इसमें आप ITR 2 में फॉल करेंगे और आपको इनकम टैक्स रिटर्न की साइड पे ITR 2 सेलेक्ट करना होगा। इन सारे केसेस में आपका जो है डीलिंग एंड एफेंडो इंट्राडे, इन सारे केस में मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो हमारा कंपलसरी हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम आ गए, हमने अपना देख लिया कि हम पे ऑडिट एप्लीकेबल है नहीं है, टर्नओवर क्या है हमारा, हम पे कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे आपको फॉर्म, जो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स वो भी हमने देख लिया। अब अगर मैं यहाँ पे आपको फॉर्म पूरा बताऊंगा कि हम ITR 3 फाइल कैसे करते हैं, तो वीडियो की लेंथ बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए अब हम वीडियो को यहीं पे इसको कट शॉर्ट करेंगे। आपको इस वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट हो, आप मुझे बिल्कुल, जो मेरा नंबर होगा डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल क्लैरिफाई दैट थिंग। टिल देन, थैंक यू।